नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। एक बड़ा मशहूर शेर है, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। ये शेर इन दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लागू हो रहा है। सरकार के तेल के दाम पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है और अब नौबत यह आ गई है कि सीएनजी, पीएनजी और रसोई गैस तक महंगी हो गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का पैदा किया संकट है। ऐसे में आम आदमी तेल गैस की महंगाई की मार कब तक झेलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। लेकिन मोदी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों में से ये भी है कि महंगाई की दर काबू में रही, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बेहताशा बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल अपने आप में चौतरफा महंगाई बढ़ाने के लिए काफी है। ऊपर से अब सीएनजी, पाइप वाली घरेलू रसोई गैस यानी पीएनजी और एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम आज मुंबई में 91 रुपए और दिल्ली में 83 रुपए के पार थे। डीजल भी मुंबई में 80 रुपए के करीब पहुंच गया है। सरकार इसके लिए डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार बता रही है। डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट का यही फैक्टर अब हर तरह की पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर भी हावी होने लगा है। सरकार ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 59 रुपए बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी वाला सिलेंडर भी 2 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया है। आम लोगों का गुस्सा सरकार और पेट्रोल पंपों पर फूट रहा है। लिहाजा पेट्रोल पंप मालिकों ने भी अब हड़ताल पर जाने की धमकी देनी शुरू कर दी है। दाम बढ़ रहे हैं और उसके साथ बजट हमारा बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो इसे सरकार से गुजारिश है कि इसका कोई निकाला जाए रास्ता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फेयर कुछ कम किया जाए, ताकि हम गाड़ी घर पे खड़ी करके और अपना मेट्रो में सफर कर सकें। बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुका है, तो ये इसका प्राइस ठीक होना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ते जा रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। डीजल का, पेट्रोल का, तो कैसे कोई चलाएगा गाड़ी? सर, गरीब आदमी तो मैंने कि मर जाएगा। एलपीजी जो लोग यूज कर रहे हैं, जिसके लिए सलाह दी जा रही है कि आपको चूल्हा छोड़ के एलपीजी यूज करना चाहिए, अगर ऐसे ही दाम बढ़ेगा तो आम पब्लिक के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एलपीजी यूज कर पाए। एक गरीब जो काम करता है उसके लिए एलपीजी यूज करना बहुत मुश्किल का काम है। बढ़ता जा रहा है वो किसलिए, वो क्यों? फिर उसका तकलीफ मिडिल क्लास लोग को ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उधर तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता है। हाई क्लास पीपल को इनकम टैक्स वगैरह वो उसका सभी ये चला जाता है। मिडिल क्लास को तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता, पेट्रोल रेट भी बढ़ा देता है। फ्यूल प्राइस जब बढ़ रहा है तब से हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग को खाना बनाने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, इतना हम तो कमा रहे नहीं हैं, और सिलेंडर में भरेंगी खाना बनाने के लिए, इधर कमाएंगी तो राशन खरीदेंगी कि गैस भराएंगी। टिफिन का काम भी चालू किया हूँ, सिलेंडर का रेट बढ़ते जा रहा है, खाना वही रेट है, चाय का भी वही रेट है, तो दिक्कत जा रही है। पहले 600 से 900 हो गया और सब्सिडी भी नहीं आती बराबर। पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उस चीज पे सोचना चाहिए। जो टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस हैं, वो उनको जीएसटी में लाके वो बहुत कुछ डिफरेंस पैदा कर सकते हैं उसमें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जो अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल और गैस विदेशों से खरीदता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की मांग ज्यादा है और उत्पादन कम, इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आशंका है कि अगले 2-3 महीनों में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पहुंच सकती हैं। ऐसे में भारत में तेल के दाम काबू में कैसे आएंगे, इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। इसके दामों पर बढ़ोतरी हो रही है, उसमें गैस के दामों पर जो आर्थिक या अर्थशास्त्र है और या अर्थशास्त्रियां हैं, वो कभी 40 रुपए से ज्यादा होने नहीं देंगे, क्योंकि इसकी व्यापक असर होती है। ध्यान देना चाहिए और इस दाम को धीरे धीरे 40 रुपए करना चाहिए। इतनी संवेदनहीन सरकार अब तक नहीं देखी। माफी के साथ कहना चाहता हूँ, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा अलग अलग चीजों में इन्हें पता नहीं। गरीब कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग
उसके लिए कोई उसके सरोकारों से आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जो कि पेट्रोलियम मामलों के एक्सपर्ट है। साथ ही नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के मोहम्मद खान साहब है, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। और विजय सरदारा साहब है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और जो कंज्यूमर अफेयर्स है उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नरेंद्र तनेजा जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, आप पेट्रोलियम मामलों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो महंगाई की दर भी बढ़ जाएगी। फिर सरकार के पास ये आर्गुमेंट नहीं रह जाएगा कि महंगाई की दर नहीं बढ़ी है, दाम तो चौतरफा इफेक्ट करते हैं। और आज रसोई गैस का सिलेंडर तो 900 से पार पहुंच गया। क्या सरकार को मिडिल क्लास की कोई चिंता नहीं है? देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर कीमत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है तो अगर देश में किसी को तकलीफ होती है तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भी तकलीफ होती है। उससे कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? तकलीफ को लेकर सरकार बहुत सेंसिटिव है ना। नहीं, आप दीपक जी सुनिए, आने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए ना। जब ये बहुत टेक्निकल चीज है पेट्रोलियम सेक्टर, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अब हमारी देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है उसके बारे में तो सरकार या कोई भी नहीं कर सकता। जिस दाम पे मिलता है आपको लेके आनी है। एलपीजी भी हम काफी हद तक आयात करते हैं, प्राकृतिक गैस भी हम 50% आयात, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो है। अच्छा, अब प्रश्न ये होता है कि हमारे लिए ये है कि अगर आप पूरा अर्थशास्त्र उठा करके देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर की जो टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट के हम उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, राज्य सरकारों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश टैक्स राज्य सरकारों के होते हैं अगर आप उसको बहुत ही उसे देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार तो आपकी है, बात किससे कर रहे हैं? सरकार तो आपकी है, किस पे काम कर रहे हैं? 19 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बात किससे कर रहे हैं? राज्यपालों से बात कर रहे हैं या प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री तो आपके 19 राज्यों में है, एक ही ऑर्डर तो करना है प्रधानमंत्री जी को, या प्रधानमंत्री जी को एक्साइज ड्यूटी के लिए अपने आप को साइन ही तो करने हैं। बात किससे करनी है? कोई अपोजिशन हम आप तो ऐसी बात करें, विपक्ष दल की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद आप उसमें डिस्कस करेंगे, फिर वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तब आप कम करेंगे। कमाल की बात करते हैं तनेजा जी आप भी। अरे आपकी सरकार आज ऑर्डर जारी कर दीजिए, अभी इसी वक्त आप ऑर्डर जारी कर दीजिए। यहाँ दीपक जी भी बैठे हैं, इंडिया। अनुराग जी उनको अपने बोलने का वक्त पूरा करने दीजिए। अनुराग जी बोलने का वक्त पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बीच में कमेंट करिएगा। अनुराग जी टाइम आउट। नरेंद्र तनेजा जी। हाँ, देखिए, मैं अनुराग जी, मैं जानता हूं आपकी शैली को, मैं नुक्कड़ बहस नहीं करता। आप करेंगे मैं चुप रहूंगा, दर्शक समझ जाएंगे, है ना। देखिए, 80% लोग हमारे देश में जो पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, जनता की बात पे तो बहस करेंगे नहीं सर। आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहस करेंगे, पाकिस्तान के नाम पे बहस करेंगे। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो बहस खूब तेजी से करेंगे, जाति धर्म के नाम पे करेंगे। अभी जनता की बात मैंने बोली है तो आप कह रहे हो मैं अनुराग भदौरिया के नाम पे नहीं बहस करूंगा। अरे बताइए ना, आप डीजल पेट्रोल कैसे कम करेंगे? जनता की बात कीजिए, छोड़िए हमें। ये नुक्कड़ बहस करने वाले लोग हैं, इनको टीवी स्टूडियो में आप क्यों बुला लेते हैं? ये नुक्कड़ वाले लोग हैं, इन पर कोई ज्ञान नहीं, न नॉलेज किसी चीज की। इनको हिंदू मुसलमान तुम्हारी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी ने जिंदगी पर क्या किया है? आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ है? आप चुप हो जाइए, बर्बाद करने में अरे आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप सीखते चिल्लाते। मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा। अनुराग जी, आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह से बहस नहीं चल सकती। ठेका ले रखा आपने, और यहाँ बात के बोलेंगे कैसे लोगों को बुला लेते? तब तो आप सिलेंडर लेके रोडों पे घूम रहे थे, तब तो आपके मंत्री रोडों पे घूम रहे थे 2013 में। लोगों को आप क्यों बुला लेते हैं? ये भदौरिया जैसे अनपढ़ लोग आके टीवी पे बहस करने लगे, कीमत कम नहीं कर पाती। आज क्या हो गया? ये नुक्कड़ पे बहस करने वाले लोग भी नहीं है, इन्हें कोई नुक्कड़ पे नहीं सुनेगा। लोगों को बुलाया जाता है, नुक्कड़ वाले लोग टीवी स्टूडियो में आने लगे। आपसे पूछता हूँ तनेजा जी, आप जैसे लोगों को क्यों बोलने दिया जाता है टीवी पे? क्यों इनको चुना जाता है जो देश के साथ गद्दारी और आप इस लायक नहीं है कि आप टीवी पे आए? आप किसी नुक्कड़ में जाकर के दीवार की तरफ मुंह करके बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अनुराग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के बीच में ना बोले। अनुराग जी, आपको वक्त मिलेगा। अनुराग जी, आपको वक्त मिलेगा। अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी, ये मेरा मजबूरन मुझे आपको ऑडियो कट करना पड़ेगा अगर आप इसी तरह बीच में डिस्टर्ब करते रहे। आप अपनी बात बोलिए, आप अपने वक्त पर बोलिए। व्यक्तिगत हमला करते हैं,
कितने दिल के गिरे हुए इंसान है ये, हमेशा व्यक्तिगत बात करेंगे, कभी हरे कुर्ते पे करेंगे, कभी नुक्कड़ की बात करेंगे। ये मानसिक आप रूप इस से लायक नहीं विकलांग हैं टीवी पे है, आए, मानसिक रूप से आपका स्तर नहीं है टीवी पे आऊं। अफसोस के आप जैसे लोग आज अरे टीवी पे दिखने लगे। आप इस लायक है नहीं, आपको कुछ नहीं आता जाता है। मैंने आपको क्या बात, आप इतनी तमीज नहीं है आपको, नहीं हो सकते, आपको इतनी तमीज नहीं है कि आप अपने टर्न पे बेच करें, जब आपका टर्न आए तो बहस करें। आपको इतनी अकल ही नहीं है, ना इतनी शिक्षा आपकी, ना इतनी सभ्यता, ना आपकी शैली, पता चलता है। आप इतने असभ्य किस्म के लोगों को, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं आप जैसे लोगों के साथ। आप पे क्या आप असभ्य लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहते, कह सकते हो विकलांग। अनुराग जी, मुझे अब आपका ऑडियो कट करना पड़ेगा। अनुराग जी, मामला व्यक्तिगत ना हो। सम्मान करती है, आप जैसे बीजेपी जैसे लोग नहीं है, किसी को कुछ भी कह दोगे। अनुराग जी, मुझे आपका ऑडियो कट करना पड़ेगा, मजबूर है। बहुत ही गिरे हुए व्यक्ति हैं, इनसे क्या बात कर। अनुराग जी, मैं आपको ऑडियो कट करता हूँ। तनेजा जी, आप अपनी बात कहिए। तनेजा जी, आप अपनी बात कहिए। अनुराग जी को ऑडियो नहीं आएगा। अगर इनको नहीं रोक सकते ऐसे हम तनेजा जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अनुराग, ये तरीका ठीक नहीं है। आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं मोहम्मद खान साहब वो व्यक्तिगत हमला करते हैं। नहीं दीपक जी, व्यक्तिगत हमला शुरुआत आपने की थी, वो हमेशा लेकिन आउट ऑफ द टर्न बोलने की शुरुआत आपने की थी। आउट ऑफ द टर्न बोलने की शुरुआत आपने की थी। आउट ऑफ द टर्न बोलने की शुरुआत आपने नहीं की। मैंने उनको बोला था डीजल पेट्रोल की बात बनाओ, वो व्यक्तिगत आ गए। वो कहते हैं नुक्कड़ नाटक, बुलाने लायक नहीं है। ऐसी कोई भाषा यूज करता है, आप बताइए, ऐसी भाषा शैली यूज करता कोई क्या? अच्छा मोहम्मद खान, मुझे आप ये बताइए कि आखिर कब महंगाई की मार से आम आदमी मुक्त हो पाएगी? आपका क्या आकलन है? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन को यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपने भी हैंडल किया है। जी बिल्कुल, और कामयाबी से और तरक्की से हैंडल किया है। मैं यही बोलूंगा दीपक भाई, मुझे हैरानगी होती है कि कोई सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है। मैं तनेजा साहब से इस विषय पे कई चैनलों पे डिबेट कर चुका हूं। वो एक ही लाइन आपके सामने रखते हैं, वो बताते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार की मजबूरी है। वो दूसरा बिंदु आपके सामने ये पेश करते कि भैया राज्य सरकारों से कहो दाम कम करें, केंद्र की इसमें केंद्र का कोई किरदार नहीं है, रोल नहीं है, वो ये बोलते हैं आपसे। अभी वो आ जाएंगे, दोबारा आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं दोनों बातें गलत क्यों हैं। पहली बात तो ये, आपको याद है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो तेल के दाम ऐतिहासिक तौर पे गिरे थे, $30 प्रति बैरल पे आ गए थे, $30 प्रति बैरल। कांग्रेस 110, 130 डॉलर पे खरीद रही थी, आपको संदर्भ देने के लिए मैं बता दूं। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय बयान दिया था दीपक भाई कि देश की मेरी खुशनसीबी, यानी नरेंद्र मोदी जी की जाती खुशनसीबी देश की खुशनसीबी बन गई है। मगर उस समय उन्होंने दाम कम नहीं किए। हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, आप दाम क्यों नहीं कम कर रहे अगर आप इतने सस्ते में तेल खरीद रहे हैं? तो पार्लियामेंट में इन्होंने जवाब दिया, अरुण जेटली जी ने, कोई भी निकाल के देख सकता है, देखिए अभी हम बफर बना रहे हैं, अभी दाम कम है, मगर आने वाले दिनों में जब बढ़ेंगे तो हम इस बफर का इस्तेमाल करेंगे कि लोगों को ज्यादा इसका नुकसान ना झेलना पड़े। आज तक हम इंतजार करें कब उस बफर का इस्तेमाल होगा। पार्लियामेंट में ही इन्होंने बताया, इनके खुद के आंकड़े हैं कि इनको 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, जो कम दामों पर तेल खरीदा इन्होंने 4 साल। ये कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है, मगर ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार की जेब में गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला आर्ग्यूमेंट जो है बिल्कुल गलत है। इस विषय पे कई अखबारों ने पिछले महीने कहानियां छापी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज की तारीख में श्रीलंका में 64 रुपीज, यानी हमारे अगर हिसाब से लगाया जाए 64 रुपीज पे 1 लीटर पेट्रोल बिकता है। पाकिस्तान में 57 रुपीज पर लीटर पेट्रोल बिकता है। नेपाल में 68 रुपीज पर लीटर पेट्रोल बिकता है। बांग्लादेश में 73 रुपीज पर लीटर पेट्रोल बिकता है। अब आप मुझे ये बताइए, बाकी देश जो है, जो इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा है, उन पे ऐसा असर क्यों नहीं पड़ा कि 90 रुपए से अधिक चला गया दाम? और आखिर में मैं यही बोलूंगा, बार बार हमें चुनौती देते हैं, भदौरिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात इच्छा शक्ति की है। अगर ये चाहे रातों रात दीपक भाई, इन्हें हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं, क्योंकि जीएसटी में 2/3 राज्यों का वोट चाहिए होता है कोई भी आइटम जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। 19 राज्यों में है, बड़े गर्व से कहते हैं, छाती पीट पीट के कहते हैं। अरे आपको किसी की जरूरत नहीं है, कल ले आइए, दाम 20 रुपए कम हो जाएगा। बार बार कहते रहते हैं राज्य कम करे दाम, कर्नाटका ने 2 रुपए कम कर दिया, पंजाब भी कम करने वाला है। इनके राज्यों में आपको पता है जो वैट लेवी हो रहा है, सबसे ऊंचा लेवी कहां हो रहा है? महाराष्ट्र में 60% के करीब।
मैं चाहता कि नरेंद्र तनेजा जी इन सवालों के जवाब देते, बनिस्बत इसके कि आसान रास्ता उन्होंने अपनाया, कहा कि व्यक्तिगतवार हो रहा है, चले गए उठ के। यही तो भाजपा की राजनीति है दीपक भाई, हम देखते आ रहे हैं। जवाब देने से घबराते हैं ये लोग। जवाब देने से क्या घबराते हैं? नरेंद्र तनेजा जी जुड़ेंगे, हम उनसे सवाल फिर से करेंगे, लेकिन मुझे विजय सदाना जी इस बात का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आम जनता समझना चाहती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या वाकई इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस इतनी बड़ी है? देखिए, अगर हम हिसाब लगाएं, आज करीब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो करीब $80 के आसपास है। अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा है, कोई भी जनता में, कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक इंटरनेट पे जाए और सर्च करे कि पिछले 10 साल में तेल के रेट क्या रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आप देखेंगे कि अगर आज का रेट में देखूं $80 का, तो मई 2009 से लेकर करीब 14,000 के आखिर तक लगातार 5 साल जो रेट था वो $80 से ऊपर था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है दुनिया में कि $80 के रेट आए हैं, इससे ऊपर 140 तक गए हैं। अब उस समय भी जब 140 में रेट थे, या वो 5 साल जब रेट $80 से ऊपर थे, क्या तेल के दाम ये थे? ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम लोगों का सबका एक्सपीरियंस ये है। तो क्या कारण है कि इतने रेट बढ़े हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि तेल की आप सरकार को अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लूंगा कि सरकार को पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए, बाकी योजनाएं चलाने के लिए। आपकी जो इनकम होती है वो कई सोर्सेज से होती है। आपका इनकम टैक्स आता है, आपका फॉरेन रेमिटेंस आता है, आपकी जब कंपनियां चलती हैं वो एक्साइज ड्यूटी वैट जमा कराती हैं, अब जीएसटी आ गया वो जमा कराती हैं। तो सरकार को बहुत सारी जगह से रेवेन्यू मिलता है और उस रेवेन्यू को आप वेलफेयर स्कीम में लगाते हैं और एक प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कि हर साल इतना टैक्स हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, हम इसे यहां खर्चा करेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई कि सरकार ने खर्चे की तो लिस्ट बना दी कि अब यहां खर्चा करेंगे, लेकिन जो सरकार को उम्मीद थी रेवेन्यू आने की, इन्वेस्टमेंट आने से, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने से, वो रेवेन्यू मिला नहीं। लेकिन अब आपको पैसा तो चाहिए, तो आपके पास एक कामधेनु है जिसको आप कहते हैं पेट्रोल और डीजल, जिसको पेट्रोलियम सेक्टर आप कह सकते हो, क्योंकि उसके बगैर तो ना कोई गाड़ी चलेगी, ना ट्रक चलेगा, ना कुछ चलेगा। अब उस कामधेनु से ही निकालना है जो आपको निकालना है। तो अब एक सबसे साफ तरीका और स्वच्छ तरीका है स्वच्छ भारत के अंदर कि आप पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, क्योंकि वहां चोरी नहीं हो सकती, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, पेट्रोल कितना जा रहा है वो एक्साइज पहले ही काट लेती है, ड्यूटीज काट लेती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज आपके पास पेट्रोलियम के अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सके गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, जिसको ताकि सरकार इस्तेमाल कर सके। और पिछले साल 16-17 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ऑलरेडी करीब 4,19,000 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किया है। 4,19,000 करोड़ रुपए एक्साइज प्लस वैट अगर मैं जोड़ दूं तो आप ये समझिए कि अब सरकार के पास खर्चे बहुत हैं, लेकिन पैसा नहीं है। तो पैसा कहां से आएगा? तो कहीं से तो निचोड़ना है। तो इसीलिए सरकार पेट्रोल पे दाम इसलिए कम नहीं करना चाह रही, या टैक्स इसलिए कम नहीं करना चाह रही क्योंकि बाकी सारी स्कीमें में कुछ ना कुछ कटौती करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी, उसका पॉलिटिकल खामियाजा निकलेगा, वो इलेक्शन का टाइम है। तो सरकार का जो दूसरा जस्टिफिकेशन आता है वो ये आता है कि साहब सिर्फ पेट्रोल के ही तो दाम बढ़े हैं, सब्जी के दाम नहीं बढ़े, दालों के दाम नहीं बढ़े, कपड़े के दाम नहीं बढ़े, घरों के दाम नहीं बढ़े, जमीन के दाम नहीं बढ़े, तो आप क्यों परेशान हो? हमने सब कुछ महंगाई को कंट्रोल कर दिया एक्सेप्ट पेट्रोल। और ये एक आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से है। तो ये है पूरी कहानी आपके सामने कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों कम नहीं हो रहे। आप दिल्ली में या किसी भी शहर में 40 से 50 रुपए खरीदते हैं, आपका जो फ्यूल कॉस्ट आती है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो 8 से 10% आती है। 5 रुपए का या मान लीजिए 5.5 हो जाएगा, लेकिन बीच के जो 40 रुपए कौन दबा रहा है? महंगाई वहां नहीं बढ़ रही डीजल पेट्रोल से, ये आपकी जो मार्केटिंग सिस्टम में जो करप्शन है, जिसको पॉलिटिकल संरक्षण है एपीएमसीज में, हर जगह आप लोग उसको हटाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। हर चीज को आप इकोनॉमिक्स पे डालने की कोशिश करते हैं। आप हर चीज फ्री देंगे, कौन इन्वेस्टर पैसा लगाएगा? आप अगर 5 रुपए की चीज किसान अगर 50 दे रहा है, किसान तक कितना पहुंचना चाहिए मेरे को बता दीजिए। उसके लिए कांग्रेस ने आज तक क्या कदम उठाए, समाजवादी ने क्या कदम उठाए, बीजेपी ने क्या कदम उठाए, किसी भी पार्टी, मेरे को यह बता दीजिए कि कंज्यूमर का जो पैसा है कितना पैसा किसान तक जाना चाहिए। आज किसान सड़कों पे है,
आप लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते, आप लोग पॉइंट डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी फ्री की राजनीति से इस पूरे देश में जिसको इंडस्ट्री बचानी है उसको आप मजबूर टैक्स चोर बना रहे हो, क्योंकि वो फेयर प्राइसेस देके जिंदा ही नहीं रहेगा। और पूरे सिस्टम को आपने करप्ट कर दिया है, और करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। जब तक आप लोग अपने सिस्टम को, जनता को बहकाओगे नहीं, ये फ्री गिफ्ट दे दे के, ना इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है ना किसी और का इंटरेस्ट है, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि इस देश में अनअकाउंटेबल पॉलिटिक्स जब तक आप करते रहोगे राजनीति चलती रहेगी, और अकाउंटेबिलिटी इस देश से खत्म हो गई है, और वही प्रॉब्लम है। अनअकाउंटेबल पॉलिटिक्स, आप इसका मतलब समझते हैं? बिना जिम्मेदारी की राजनीति, क्योंकि आपका पैसा तो है नहीं, बिना जिम्मेदारी की राजनीति करते हैं, क्योंकि आपकी जेब में जो पैसा आता है या तो वो करप्शन का है या जनता की खून पसीने की कमाई का है। आपका कुछ नहीं है उसमें, आप जो इकट्ठा करके बांट रहे हो। मैं क्या जवाब देता हूं? ठीक है विजय साहब, मैंने बिना किसी हस्ताक्षेप के आपकी पूरी बात सुनी, मैं उम्मीद रखता हूं आप भी मेरी बात सब्र से सुनेंगे। पहली बात तो ये, आप निष्पक्ष हैं, इसलिए मैं आपकी बात का आदर और सम्मान करता हूं, मगर जो आप शिकायतें रख रहे हैं वो तो सचमुच जायज हैं, और वो जाती हैं इस सरकार के दरवाजे पे। ये सरकार जो 4.5 साल आपके सरकार के दरवाजे पे भी जाती है, आपके सरकार के दरवाजे पे भी जाती है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे, आपके सरकार के दरवाजे पे भी जाती है। मोहम्मद खान साहब, बताता हूं हमने किसानों के लिए क्या किया। यूपीए 1 और यूपीए 2 पर भी जाती है। देखिए, हमें गर्व है उस कामकाज पे जो हमने किसानों के लिए किया, उस भूमि अधिग्रहण कानून पे जिससे लाखों करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी, जिसको इन लोगों ने पलटने की कोशिश की और पूरे देश भर के किसानों ने विरोध किया, तब मजबूर हुए और वापस लिया। हमें गर्व है उस 1 लाख करोड़ रुपए के लोन वेवर पे, जिससे कई 100 किसानों को दोबारा जिंदगी पे एक लीज मिली। हमें गर्व है मनरेगा पे, जिससे आम किसान जिसमें आपने गड्ढे खुदवाए, बेरोजगार हो जाता था, जिसमें आपने गड्ढे खुदवाए हो जाता था, उसे जिसमें आपने गड्ढे खुदवाए, वही मनरेगा ना, जिसमें आपने गड्ढे खुदवाए। मोहम्मद खान साहब, वही मनरेगा ना जिसमें आपने गड्ढे खुदवाए। और सुनिए, जो आप आलोचना कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 2014 में, और फिर 2 साल बाद अब उन्होंने वापस ले ली आलोचना और दुगने पैसे लगा दिए मनरेगा में। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं आपको बता दूं, मनरेगा इतनी कामयाब, मेरी आलोचना मेरी व्यक्तिगत आलोचना है, ये किसी पार्टी से जुड़ी नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूं कि आप लोग मोहम्मद भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं मोहम्मद भाई, मैं यही कह रहा हूं कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही अनअकाउंटेड पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां तक किसान, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप सब यही तो कर रहे हो देश के साथ, आप यही तो कर रहे हो, सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स यही तो कर रहे हैं। मानते हैं किसान जो है, किसानों को हमेशा प्राथमिकता मिलना चाहिए, किसानों की जो परेशानियां हैं उन्हें तो उसको सही दाम, आप यही तो मैं कह रहा हूं, उसको आप बिचौलियों के चंगुल से हटाना नहीं चाहते, आप खड़े रहेंगे विजय भाई। और अगर आप कह रहे हैं एपीएमसी में कमियां हैं, तो ये लोगों ने क्या किया 4.5 साल में? ये लोग जो इंपोर्ट कराते हैं गेहूं, ये जो लोग जो इंपोर्ट कराते हैं दाल, उसके बाद दाम क्रैश कर जाता है। आप कह रहे हैं विजय भाई, मुझे हैरानगी होती है आप जब कहते हैं कि 50 रुपए में बिकती है। आपको पता है एमएसपी प्लस 50 की मांग के बारे में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो कहते हैं हमने क्रियान्वयन करा दिया, सारे किसान नाराज क्यों है? 3 लाख किसान दिल्ली क्यों आ गए 2 हफ्ते पहले, जिनसे एक प्रतिनिधि नहीं मिला? अगर किसान खुश होते इस सरकार से और उन दामों से जो ये दे रहे हैं, तो किसान बार बार इस सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाते। और ये इतनी संवेदनशील सरकार है, उन्हें एक भी प्रतिनिधि मिलने नहीं गया। प्रधानमंत्री तो दूर की बात, एक छोटा सा प्रवक्ता तक मिलने नहीं गया, नजरअंदाज कर दी उनकी सारी कंसर्न्स। तो आज अब आप बैठ के यहां पे ये कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया, आप जिम्मा दीजिए सरकार को, हिम्मत कीजिए और सरकार से सवाल उठाइए। मैं सबको कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं। 4.5 साल में अगर तुम लोगों ने बड़े वादे किए थे, तो अब वक्त आ गया है। बात 70 साल की भी हो रही है। 4.5 किसान ऐसा नहीं है कि 5 साल में परेशान हुआ है, आत्महत्याएं 4 साल पहले शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस वो 7 साल आप समझिए, किसान की आत्महत्याएं 4 साल पहले शुरू नहीं हुई है, 87 से शुरू है। मैं गिन रहा हूं 5 साल का। आपको पता है, आप विजय भाई, आप किसान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है 46% इंक्रीज आया फार्मर सुसाइड में 2014 से 46% इंक्रीज, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज है ना, तो कहीं तो पहले भी तो था यार, आप उसे भी नजरअंदाज कर दीजिए भाई, पहले भी तो था। अरे इंक्रीज हुआ है, बहुत, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका पैसा नहीं हो गया, इंक्रीज हुआ है, आप जो कर रहे थे वही इंक्रीज हुआ है। इसलिए हम भूमि अधिग्रहण कानून लाए, इसलिए हम खाद्य सुरक्षा कानून लाए, इन्हीं चीजों से लड़ने के लिए। मोहम्मद भाई, आप भी मानते हैं कि आपके टाइम में, आपके टाइम में भी सुसाइड हो रहे थे, वो इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं था कि उस समय नहीं हो रहे थे। मैं वही कह रहा हूं, वक्त के साथ सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। आप सारी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा, और ये इकट्ठे बैठ के सोचना पड़ेगा। ये तू में की राजनीति इस देश को बर्बाद कर रही है, कहीं नहीं होता, दुनिया के किसी ढंग के देश में ऐसा नहीं होता। साहब, इस बात से आप
आपसे 100% सहमत हूं। ये लोग अगर बातचीत करने को राजी हो, तैयार हो, तो बातचीत हो सके। आपने खुद देख लिया, इसी डिबेट पे आपको मिसाल मिल गई। एक ये इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं, शुरुआत करते हैं गाली गलौज की। हर बात, ये पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा विजय साहब, शुरुआत करते हैं गाली गलौज की और फिर ऐसे विक्टिम बन के उठ के चले जाते हैं, भैया कि आपने हाँ भर दी तो भैया आप लोग गुनहगार, हम लोग आपसे बात नहीं कर सकते। भदौरिया साहब को बुरा भला कह रहे थे वो, और जब भदौरिया साहब ने जवाब दिया तो इतने वो एकदम से क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थिन स्किन्ड हो गए कि उठ के चले गए। तो मैं मानता हूं इस सरकार से बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, पार्लियामेंट में जवाबदेही नहीं है इनकी, कोई दल इनसे नहीं अपॉइंटमेंट ले सकता। अरे इनके मंत्री का बयान आया था पिछले महीने तो कि मुझे तो असर नहीं करता तेल का जो दाम बढ़ा है, क्योंकि मैं तो सरकारी गाड़ी में चलता हूं। ये देखिए इतना इनका पब्लिक से जनता देखती है, टूट गया है विजय साहब। यही तो जनता देख, आप उसकी बात जिक्र करिए। अगर जनता इसको देख रही है तो जनता अपना जवाब देगी। मैं पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से विजय सरदाना जी वही कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आप लोग खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने त्याग दी है, आपने तज दी है। दीपक भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके चैनल पे योगेंद्र यादव जी कई बार आए हैं, उनसे बड़ा कांग्रेस का कोई आलोचक नहीं था, आपको याद होगा 2012 में। वो तक इस बात को स्वीकारते हैं कि कांग्रेस जो योजनाएं स्थापित करके चली गई किसानों के लिए, उसकी इन लोगों ने तुलना तक नहीं की, उसकी तुलना नहीं कर सकते, उन्हें कंटिन्यू भी नहीं किया। खाद्य सुरक्षा कानून था, किसान का प्रोड्यूस गारंटी था कि केंद्र सरकार खरीदेगी एफसीआई के माध्यम से, उन्होंने रुकवा दिया। किसी भी राज्य में उसका क्रियान्वयन नहीं कराया। भदौरिया साहब से पूछिए आप, यूपी में रुकवा दिया उसे। भूमि अधिग्रहण कानून जो लाया जिसमें किसान को 4 गुना मुआवजा मिलता उसकी जमीन का और उसकी अनुमति के बिना जमीन नहीं छिनती, उस कानून को रद्द करने की कोशिश की ऑर्डिनेंस के माध्यम से। कानून भी नहीं लाए, ऑर्डिनेंस लाए। ये देखिए जैसे कहते हैं ना दोगलापन। और देखिए आप मनरेगा की उन्होंने आलोचना की 2014 में, उसके बाद मजबूर हो गए कि देखा यार ये अच्छी स्कीम है, जरूरी स्कीम है, कई लोगों को रोजगार देती है, खानदानों को वजूद देती है, तो उसे दोबारा इन्हें कंटिन्यू करना पड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस ने जो कामकाज किया है आज किसान देख रहे हैं और किसानों को भरोसा है। कांग्रेस जो है जो कहती है वो करती है। कर्नाटका में हम आए, लोन वेवर दिया, पंजाब में आए, लोन वेवर दिया, यूपी में पूछे आदित्यनाथ ने कितने का लोन वेवर दिया, 50 पैसे का, 1-1 रुपए का। तौहीन कर रहे हैं किसानों की ये लोग। चलिए अब मैं इस बहस से निकलता हूं और मुझे विजय सरदाना जी आप बताइए कैलकुलेशन करके कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमत खासकर पेट्रोल की 100 के पार जाएगी अगर ईरान का संकट बढ़ता है, क्योंकि 1 नवंबर से वहां पर सैंक्शंस लगने वाले हैं, अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ऐसे सब हालात को देखते हुए, और ट्रंप ने तो साफ चेतावनी दी है कि अगर मेरी पार्टी हारी तो मैं इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी कर दूंगा। ऐसे हालात को देखते हुए आपको लगता है कि पेट्रोल 100 के पार जाएगा और उस हालत में क्या होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है और मिडिल ईस्ट क्राइसिस, क्योंकि ईरान का इश्यू हमारे सामने है, मिड टर्म पोल जो अमेरिका में होने हैं उसका असर डॉलर पे आएगा। दोनों तरफ प्रॉब्लम आएगी। एक तो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम आएगी अगर ईरान पे सैंक्शंस एनफोर्स होते हैं, और दूसरी तरफ अगर ट्रंप और चाइना के बीच में अगर विवाद बढ़ता है तो डॉलर की क्राइसिस और बढ़ेगी। और इसका फायदा रशिया और सऊदी अरेबिया जैसे लोग उठाएंगे, क्योंकि उनको पूरा मौका है रेट बढ़ाने का। और व्यापार में कोई भी यहां पे चैरिटी नहीं कर रहा है। उनको जब 140 में दुनिया खरीद रही थी तो अब भी खरीदेगी। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रशिया के लिए, कि इंटरनेशनल रेट बढ़े। सऊदी अरेबिया के लिए इंपॉर्टेंट है रेट बढ़े, क्योंकि यही एक इनकम सोर्स है उनका, मेन सोर्स। और जहां तक बात है चाइना की, अगर अमेरिकन इकोनॉमी एक्सपेंसिव होती है और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स घटते हैं तो अमेरिका का सब्सिडी बिल बढ़ेगा, वहां पे अपने लोकल फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में नवंबर के बाद एक बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड में कहते हैं कि कैसे हेज करें, यही समझ में नहीं आ रहा। अगर भारत सरकार को पता हो कि कहां से मिल सकता है तो शायद अभी प्लानिंग कर ले, लेकिन वहां भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो और समस्या ये है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी जो अदर देन पेट्रोलियम रेवेन्यू सोर्स आते या हमारे एक्सपोर्ट बढ़े होते तो ना डॉलर पे फर्क आता और ना हमारे को इस तरह के क्राइसिस में देखना पड़ता। आज मजबूरी ये हो गई है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण लोकल टैक्सेस नहीं बढ़े और हमारा एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ा जो होना चाहिए था, ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता और हम डॉलर को कंट्रोल कर लेते। तो हम हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और हमें एज ए कंट्री सिचुएशन ये भी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम किस तरफ जाएं। हम अमेरिका के साथ दें, चाइना का साथ दें, न्यूट्रल स्टैंड रखें, क्योंकि हमारी बार्गेनिंग पावर वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट में है। और ये एक बड़ी इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहां पे 1.3 बिलियन की आबादी, 130 करोड़ लोग रहते हैं,
इस तरह की सिचुएशन रियली एक पॉलिटिकल चैलेंज है और मुझे लगता है कि इस समय सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि यार देश मैनेज करने में ध्यान लगाओ, एक दूसरे की टांग मत खींचो। ये समस्या देश को बचाने की है। इलेक्शन में भी 1 साल है, बाद में देख लेना। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियां मिलेंगी, बैठेंगी और आपस में बात करेंगी? क्योंकि यहां तो लोग आपस में बात करने को भी तैयार नहीं है, हालात यहां तक है। तो ऐसे में इसका कोई सीधा साधा सॉल्यूशन निकले या लोगों को राहत मिले, इसकी उम्मीद फिलहाल काफी कम नजर आती है।